जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बड़ी खबर निकल कर आई है, क्योंकि ओएमजेसी यानी कि वन मैन जुडिशियल कमेटी जो फर्स्ट टाइम ओआरओपी जब 2014 जुलाई से लागू हुई थी, तो उसमें जो एनोमलीज की कमियों को दूर करने के लिए एक वन मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया था और उसके जो हेड थे वो थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के जस्टिस माननीय एल नरसिम्हा रेड्डी जी, और उनको 6 महीने का समय दिया गया था। इसके अंदर जितनी भी ओआरओपी के अंदर एनोमलीज हैं उनके निवारण के लिए, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, और ना ही उसके अंदर जो उनके रिकमेंडेशन थे, जो एनोमलीज का उन्होंने सॉल्यूशन निकाल कर दिया, उस पर कोई एक्शन लिया। अब उसकी रिपोर्ट आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी है, और जो आरटीआई डाली गई थी वो डाली गई थी दोस्तों इंडियन एक्सर्विसमेन लीग के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, और उनकी आरटीआई के रिप्लाई में अब वो रिपोर्ट सामने आई है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिन पर उन्होंने स्टडी किया और जिनके बारे में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया या किसी को नॉट रिकमेंड किया। क्या क्या मुद्दे थे, जैसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मुद्दा था, एमएससीपी का मुद्दा उन्होंने लिया, ऑनररी कमीशन रैंक का मुद्दा लिया, प्री थर्ड सीपीसी जो 70 पेंशन जो जेसीओ और जवानों को मिलती थी उसका उन पर चर्चा हुई, रिजर्विस्ट का मुद्दा उन्होंने लिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो उन्होंने इस रिपोर्ट में अपनी में स्टडी की, शामिल किया, और उनमें से कौन कौन से मुद्दे मंजूर हुए और कौन से मुद्दे नामंजूर किए गए, ये सारी चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दी जाएगी इस लेटर के मुताबिक जो आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुआ है और आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने 31 मई 2023 को ये द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट द्रौपदी घाट प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया है, और ये लेटर जारी किया गया है जनरल सेक्रेटरी इंडियन एक्सर्विसमेन लीग के जो रिटायर्ड कर्नल जगदीप सिंह साहब थे। उन्होंने जो आरटीआई मांगी थी उसके संदर्भ में, सब्जेक्ट आपके सामने, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 59 पेजेस की जो आरटीआई के माध्यम से ओएमजेसी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब देखेंगे इसके माध्यम से कि किस में क्या आपके लिए मंजूर हुआ और क्या ना मंजूर हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ क्या बताया गया, टिल द ईयर 1973 यानी कि 1973 तक जो आर्म फोर्सेस पर्सनल थे उनको पेंशन के रूप में 70% उनकी पेंशन मिलती थी, लास्ट जो उनका पे होता था उसका। लेकिन इसको थर्ड पे कमीशन लागू होने के बाद 50% पर लाके रिड्यूस कर दिया, यानी 50% पर लाके रख दिया। जब इसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, ये गलत हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तब जाकर एक क्वेश्चन आया कि वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी, उसके बाद उससे इसकी रिकवरी होगी। तब से लेके अब तक ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा चला है। बस इतना सा इंट्रोडक्शन, जो कि कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि 70% जेसीओ जवानों को कभी भी पेंशन के रूप में नहीं मिलता था। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ ये इतना सा इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधा इसके रिकमेंडेशन के ऊपर। हालांकि ये 59 पेजेस की रिपोर्ट है, इतना शॉर्ट टाइम में कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में रिकमेंडेशन पर ही चलता हूँ सीधा। तो देखिए दोस्तों, ये है 45 नंबर पेज पर है, कमेटी अकॉर्डिंगली मेक्स द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। पार्ट ए, पहला, वेदर द बेनिफिट ऑफ ओआरओपी इज टू बी एक्सटेंडेड टू द रिजर्विस्ट। क्या रिजर्विस्ट के लिए ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, उनके लिए ओआरओपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो रिजर्विस्ट होते हैं उसकी ज़्यादातर हमारे
जवानों को, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को या जो सर्विस में कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कि वो रिजर्विस्ट आखिर हैं कौन से एक्चुअली और कितने अब हमारे पास हैं। रिजर्विस्ट दोस्तों वो होते हैं जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पर भी जब सेना की स्ट्रेंथ बढ़ाने की कहीं किसी ऑपरेशन के लिए या किसी समय ज़रूरत पड़ती थी तो उस समय जो रेगुलर आर्मी है उससे एक्स्ट्रा वो उस समय नया रिक्रूटमेंट करते थे और वो रिक्रूटमेंट करते थे 9 साल की सर्विस के लिए। 9 साल तक वो रेगुलर सर्विस कराते थे और 6 साल के लिए उनको रिजर्व में रखते थे, तो इसलिए उनको रिजर्विस्ट बोलते थे। रिजर्व उसके लिए भी उनको पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिया जाता था। उनको क्या दिया जाता था, एक लमसम अमाउंट में उनको पे करते थे। और ये जो रिजर्विस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के अंदर जो है 1,50,000 शहीद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, जबकि उसमें हमारा देश सीधे सीधे लड़ाई में शामिल भी नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार के टाइम की बात है। उस समय जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 9 ईयर्स उनकी एक्टिव सर्विस जिसको रेगुलर सर्विस और 6 साल रिजर्व सर्विस, इस तरह से वो 15 साल की सर्विस करते थे। और यहाँ ये 1,50,000 हमारे रिजर्विस्ट सैनिक शहीद हुए थे उसमें, जिसमें भारत खुद उस लड़ाई में सीधे इन्वॉल्व नहीं था। इसी तरीके से 1962 में, 1965 में और 1971 की लड़ाई में हमारी सेना के अंदर भी इनको रिजर्विस्ट को लिया गया था, लेकिन उसके बाद से इस प्रोसीजर को इसको बंद कर दिया गया है। और अब हमारे पास जो रिजर्विस्ट की संख्या है वो 1200 से 1500 टोटल रिजर्विस्ट की हमारे पास आज की डेट में गिनती में हैं लगभग, ऐसा ये रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया। और ये है रिजर्विस्ट के संदर्भ में। तो इनके लिए पेंशन ओआरओपी के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो 1 मैन जुडिशियल कमेटी ने उनके लिए रिकमेंड किया है कि उनको भी इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा रिजर्विस्ट अब नहीं रहे हैं लेकिन उनकी विडो हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये उन्होंने रिकमेंड किया है रिजर्विस्ट के लिए, पहला रिकमेंडेशन। दूसरा देखिए दोस्तों, आगे इस पर देखते हैं, वेदर द डिसीजन टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ MACP under OROP only to pensioners who have actually earned requires any modification, यानी कि MACP का जिनको बेनिफिट मिल रहा है उन्हीं को मिलते रहना चाहिए या जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए भी होना चाहिए। ये इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके ऊपर ये कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन MACP के लिए एलिजिबल है उसको MACP का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको जो एरियर है वो तब से मिलना चाहिए जब से OROP विद इफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि जो MACP जब से लागू हुआ था तब से एरियर दिया जाए। जब से OROP लागू हुई है तब से उसको MACP का बेनिफिट देकर उसका एरियर पे करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। अगला रिकमेंडेशन, वेदर पेंशन टेबल फॉर मोर देन 33 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आर टू बी प्रिपेयर्ड, यानी कि जो 33 साल से ऊपर सर्विस होती है क्या उसके लिए OROP की टेबल तैयार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में यस ये होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट चौथा क्या था, whether in case of JCO awards the pension is to be paid on the basis of the last rank held instead of last rank pension under OROP, यानी कि जो रिटायरमेंट आते समय जो रैंक उन्होंने होल्ड की थी, जिस रैंक में वो थे रिटायरमेंट आते समय JCO और जवान, वहाँ से कैलकुलेट होना चाहिए, यानी कि उसका बेसिक का 50, उसके जो लास्ट एम्यूलमेंट है उसका 50%, या फिर उस रैंक की लास्ट पेंशन जो होती है वो होनी चाहिए। ये यहाँ पर है, द बेनिफिट अंडर OROP इन सच केसेस मस्ट बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट रैंक हेल्ड एंड नॉट लास्ट रैंक पेंशन, यानी कि वो होनी चाहिए जो कि लास्ट रैंक हेल्ड कर रहा है, उस समय जिसने लास्ट रैंक जो पेन लगाई हुई है
उस समय उसकी जो बन रही है उसी के साथ रखा है, ना कि लास्ट रैंक पेंशन के बराबर उसको रिकमेंड किया है। ये है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो रिवीजन होता है हर 5 साल के बाद, इसके लिए वन मैन जुडिशियल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ये आपका जो रिवीजन है ये 5 साल के बजाय 3 साल में होना चाहिए, 3 ईयर इंस्टीड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर जो एग्जिस्टिंग अभी है उसकी जगह 3 साल का रिकमेंडेशन उनकी तरफ से दिया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्शन टू द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ पे स्केल, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो रखा था इशू, उसको मैक्सिमम वाले को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, नामंजूर कर दिया है। इसके बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट, इनके बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दिया है। प्रीमेचर रिटायरमेंट वालों को OROP का बेनिफिट देने की बात कही है, उनके लिए रिकमेंडेशन दिया है। बेस ईयर टू बी टेकन एज 2014 एंड नॉट 2013, ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी कि जो बेस ईयर 2014 में OROP लागू किया था तो 13 का लिया था, इनका कहना यह है कि 13 का ना लेके 14 का लिया जाए। जैसे अभी सेकंड OROP में 18 का बेस ईयर लिया है, जबकि ये 2019 का लेना चाहिए था, तो इसको इन्होंने नॉट रिकमेंड किया है, रिकमेंड नहीं किया है। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि 1 जुलाई 2014 की जगह OROP का जो इम्प्लीमेंटेशन है 1 अप्रैल 2014 से होना चाहिए, इसको भी नामंजूर किया है, इसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ चीज़ आपकी मंजूर हुई है, कुछ चीज़ आपकी नामंजूर हुई है। इस तरह से बहुत सारे वन मैन जुडिशियल कमेटी ने इलाकों का निरीक्षण किया, 19 सिटीज़ में वो गए, सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने बात की और 3500 जो रिप्रेजेंटेशन मिले थे उनका स्टडी किया। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी जी की तरफ से ये रिकमेंडेशन दिया गया, ये डिसीजन आया, जो कि अभी तक सरकार ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक नहीं किया है और ना ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे JCO जवानों को, अधिकारियों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है और ये अच्छी रिकमेंडेशन है कई चीज़ों में। कुछ चीज़ें हैं जो नामंजूर हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें मंजूर हुई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीमेचर वालों को OROP का बेनिफिट मिलना चाहिए, वो रिकमेंड किया है। जो 5 साल का इंटरवल था उसको 3 ईयर्स किया है, वो मेजर रिकमेंडेशन है। और रिजर्विस्ट के लिए पेंशन के बढ़ोतरी के लिए कहा है, रिजर्विस्ट की विडो हैं तो उनके लिए। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट है। हालांकि कुछ पॉइंट हैं जो इसमें कवर नहीं किए गए, जिनको इग्नोर किया गया है, जैसे कि मैक्सिमम वाला है, बेस ईयर जो 13 और 18 लिया है, 2013-2018, इस तरह की कई एनोमलीज हैं जिनको मंजूर नहीं किया है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।